हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो शरीर के मुख्य पोषक तत्व हैं या पोषण के तत्व हैं उनमें जो है खनिज लवण के विषय में अध्ययन करेंगे। अब खनिज लवण की बात आ गई तो खनिज लवण का एक तात्पर्य ही होता है कि जो एक प्रकार से खनिज, जैसे खनिज धातु जो होते हैं, खनिज धातुओं से संबंधित हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो खनिज लवण जो है या खनिज से संबंधित जो धातु हमारे शरीर में, उसकी मात्रा, कुछ की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, कुछ की कम। कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 24 प्रकार की जो है धातुएँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। और ये जो अगर ये धातुओं की हम बात करें तो हमारे शरीर में इन धातुओं को किस रूप में देखा जा सकता है, तो जो हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं जिससे हमारे अंगों की निर्माण होता है, जो ऊतक होते हैं, चाहे जीव जंतुओं का ऊतक हो या फिर वनस्पतियों का जो ऊतक होता है, अगर उस ऊतक को आप जलाएंगे तो आप एक जैसे राख जो प्राप्त होती है, एक प्रकार से जो राख होती है, उसी में वो धातु क्या होते हैं, उसी में वो सब धातु देखे जा सकते हैं। तो जो राख जिसको हम लोग कहते हैं उसमें धातुओं का एक मात्रा होती है जो हमारे शरीर में होती है। हाँ, परंतु इसकी मात्रा ज़रूरी भी होती है, लेकिन अत्यधिक हमारे शरीर में मात्रा नहीं होती है, क्योंकि हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा जल की होती है। और उसके बाद हाँ, वायु की भी होती है हमारे शरीर में, अत्यधिक मात्रा वायु की होती है, फिर जल की होती है, फिर अन्य चीज़ों की अपनी अपनी होती है। तो अगर हम देखा जाए सामान्य रूप से तो जो हमारे शरीर में जो खनिज लवण है, उन खनिज लवणों का जो है स्वरूप दो रूपों में देखने को मिलता है। कुछ की मात्रा बहुत अधिक होती है, कुछ की मात्रा कम होती है। तो आइए उसको हम लोग व्यवस्थित रूप से देखते हैं। खनिज लवण का ये अर्थ मत लगाइएगा कि जो ज़मीन के अंदर से खोद करके निकाला जाता है वे सब धातुएँ तो वही सब होती हैं, लेकिन उसकी मात्रा जो है थोड़ा हमारे शरीर में जो ज़रूरत होती है वो या उसकी मात्रा अगर देखने का, अगर उसको प्रयोगात्मक रूप में देखना है तो जो ऊतक होते हैं, चाहे पादप कोशिका की हो चाहे जंतु कोशिका की हो, उस ऊतक को जलाने के बाद ही प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ मुख्य खनिज लवण होते हैं। इन मुख्य खनिज लवण के आधार पर ही हमारे शरीर में जो है अपना एक अस्थायी स्वरूप या उसकी क्रियात्मक गतिविधियां संचालित होती रहती हैं। कुछ सूक्ष्म होते हैं ये जो है हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप के संचरण इत्यादि में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर मुख्य खनिज लवण की बात करें तो जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है। अगर हम सूक्ष्म खनिज लवण की बात करें तो लोहा है, आयोडीन है, जिंक है, तांबा है इत्यादि जो है हमारे शरीर में जो है सूक्ष्म जो है खनिज लवण। उसी तरह से सोना भी हमारे शरीर में पाया जाता है, चांदी भी पाया जाता है। वो सब ये कुल मिला के तो यहाँ जो है संक्षेप में ही आपको पढ़ाया जा रहा है। हमारे शरीर में सोना भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है और चांदी भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 24 ठो हैं मुख्य खनिज लवण जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिसके आधार पर शरीर में एक कठोरता या क्रियाओं का संचारण या फिर हमारे परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र इत्यादि संबंधी गतिविधियों के निर्माण या क्रियाकलापों में सहयोगी सहायक होते हैं। तो अगर इनके हम अगर इसके कार्यों के विषय में बात करें तो पहले हम लोग कैल्शियम और फास्फोरस की बात करेंगे, उसी तरह से अन्य खनिज लवण की भी बात हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये कैल्शियम जो है हमारे जो हृदय में की मांसपेशियों में संकुचन और प्रसरण का नियंत्रण, जो हमारा हृदय होता है जो धक धक करता रहता है, जो धड़कता रहता है, जो फेफड़ा रहता है, उन सब में जो संकुचन के संग फैलाव होता है, संकुचन के संग संग क्या होता है, फैलाव होता है, उसकी गति को नियंत्रित करने का काम कैल्शियम करता है। साथ में अगर कोशिकाओं में पदार्थों का संचरण, हमारा शरीर पूरे कोशिकाओं का बना हुआ है, तो उन कोशिकाओं में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ या तरल पदार्थ या विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन, ऊर्जा इत्यादि जो उसमें शामिल होती हैं या उसके क्रियाविधियों के संचालन में जो भी कार्य आते हैं, उनके कोशिकाओं में वह सब चीज़ें ली आने के संदर्भ में काम या उसकी मात्रा वहाँ तक पहुँचाने के संबंधी कार्यों में भी कैल्शियम महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है उद्दीपन का परिसंचरण। उद्दीपन का परिसंचरण का तात्पर्य जैसे आप कोई चीज़ देख करके, जैसे आप कोई नाच देख करके उछल पड़ते हो, उत्तेजित हो जाते हो, कोई भोजन देख करके उस पर आप टूट पड़ते हो, या कोई भयावह चीज़ देख करके भाग खड़े होते हो, तो जो हमारे शरीर को उद्दीप्त करता हो, उत्तेजित करता हो, वह उत्तेजित करने वाली विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न क्रियाओं में हमारे शरीर को उद्दीपन प्रदान करने की जो क्षमता होती है वह कैल्शियम के ही कारण से आती है। कैल्शियम से ही हमारे शरीर में किसी चीज़ के देख करके उद्दीपन या उद्दीप्त करने या प्रोत्साहित करने संबंधी
गतिविधियों का भी संचालन कैल्शियम के कारण से होता है। अगला है रक्त का थक्का बनने में सहायक। जो रक्त हमारा शरीर से अगर बह रहा है तो उससे रुकने में या रक्त का थक्का जमने में कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आगे का कार्य देखें तो अस्थि और दांतों का विकास, जो हमारे शरीर में हड्डियों का विकास होता है, जो दांतों का विकास होता है, महिलाओं में जो दूध बनते हैं, इन सब गतिविधियों में भी कैल्शियम का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। कल के वीडियो में हमसे एक थोड़ी सी वो स्पष्टीकरण में थोड़ी सी गलती हो गई है, कृपया आप लोग क्षमा कीजिएगा। कैल्शियम कल के वीडियो में जो हम पढ़ा रहे थे उससे संबंधित था, विटामिन से संबंधित था। तो उसमें जो एक आया था एनीमिया। एनीमिया एक रोग है जो विटामिन की कमी के कारण से होता है। वह एनीमिया जो होता है खून के कमी के कारण से होता है। तो महिलाओं में जो मासिक धर्म होते हैं उसमें ब्लीडिंग अधिक होने के कारण से जो है अगर खून नहीं बन पाता है तो उनमें वो एनीमिया रोग होता है। जबकि मैंने वहाँ एक्सप्लेनेशन में ये कहा था कि वो गर्भाशय से रिलेटेड सब चीज़ें होती हैं, तो उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण उसमें नहीं कर पाया था, उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के अंतर्गत अगर हमारा जो भोजन पचाने संबंधी गतिविधियां होती है उसमें फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जो हमारे जीन्स में आनुवंशिकता के गुणों का जो निर्माण होता है या उसका जो संरचना होती है उसमें भी फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ऊतकों में ऊर्जा का संचरण मैं आपको बताया था कि जो विटामिन्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है इत्यादि जो गतिविधियां हैं, जब ऊतकों यानी अंगों का जब विटामिन्स के माध्यम से सूक्ष्माति सूक्ष्म अंगों या उसके गतिविधियों का निर्माण होता है, तो जो ऊतकों का जो निर्माण होता है, ऊतकों में ऊर्जा रहेगी तभी ना वह अंग या वह अंग क्रियाशील रहेगा। तो अंगों में ऊतकों से अंग बनता है और ऊतकों में अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो अंग काम कैसे करेगा। तो ऊतकों के अंतर्गत जो ऊर्जा संचरित होती है, ऊतकों में ऊर्जा संचित करने का या ऊर्जा को बनाए रखने के कार्य में फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यह 3 महत्वपूर्ण कार्य फास्फोरस के होते हैं। अगर हम इसके स्रोत की बात करें, चूँकि अलग अलग स्रोत के नहीं इसलिए बता सकते क्योंकि दोनों की जो है पूर्ति जो है सामान्यतः इन्हीं माध्यम से होती है, इसलिए स्रोत के रूप में आप ये पूछेगा तो भी यही लिखिएगा, ये पूछेगा तो भी यही लिखिएगा। अगर हम स्रोत की बात करें तो दूध से बनी हुई चीज़ें जो है कैल्शियम और फास्फोरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, स्रोत का कार्य करती हैं। मछली है, अंडा है, मोटा अनाज जैसे बाजरा, जो नरी जो होता है, भुट्टा कह सकते हैं, मोटा अनाज, सूखा नारियल में होता है, अखरोट में भी ये सब कैल्शियम फास्फोरस मिलता है। चना में, उड़द में, मूंग में, राजमा में, सोठ में, बादाम में, तिलहन में इत्यादि में जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा हमारे शरीर को प्राप्त होती रहती थी। इस प्रकार से इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसके महत्वपूर्ण स्रोत और इसके विभिन्न कार्य। इसमें याद रखिएगा, इनके कार्यों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से ऑप्शन दे करके पूछता है, तो जिसको स्पष्ट जानकारी है वही इसको उत्तर दे पाता है। क्योंकि सीटेट यूपीटेट के अंतर्गत अब क्वेश्चनों में विशिष्टता और व्यवस्थित ज्ञान की बातें ज़्यादा पूछी जा रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।